Hello everyone, today we will learn class 6 history chapter Vital Villages Thriving Towns. Link of notes have been given in description box. You can refer that for more clarity. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हेडिंग है प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। अब एक बच्चा है प्रभाकर, जो एक लोहार की दुकान पर जाता है। अब वो वहाँ पे कुछ देर तक बैठता है और वहाँ की लोकल शॉप को ऑब्ज़र्व करता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे बनती हैं, कौन बनाता है और उसका क्या किया जाता है। वहाँ उस बच्चे ने देखा एक छोटे से बेंच में कुछ आयरन टूल्स पड़े थे, लाइक एक्सेस, सिकल्स। अगर हम इसे हिंदी में अनुवाद करें तो इन्हें कहा जाएगा कुल्हाड़ी, दरांती, जो कि सेल के लिए बिल्कुल रेडी थे। वहाँ उसने देखा कि एक जलती लौ से कुछ लोहे का हिस्सा अच्छे से गर्म करके उसको बाहर निकाला जाता था आग में से, और फिर उसको दूसरे आयरन मेटल टूल से उसको अच्छे से शेप दी जाती थी। जो वो जगह जहाँ पे वो उस टाइम प्रभाकर बच्चा बैठा हुआ था, वो बहुत ही नॉइजी और गर्म थी, क्योंकि वहाँ पे फायर की वजह से वो बहुत ही हॉट, आप कह सकते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था वहाँ का। पर फिर भी वो बच्चा वहाँ पर बैठ के उस चीज़ के बारे में और जानना चाह रहा था कि कैसे ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, कब आई, कि वो कौन लाया, कहाँ से ये चीज़ें, टूल्स जो थे कब बने थे। वो इसके बारे में और जानने की इच्छा में वहाँ बैठा रहा। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू इरिगेशन, लाइफ इन विलेजेस एंड टाउन्स, कॉइन्स, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन एंड अरिका मेडू। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। अब जो आयरन का यूज़ था लगभग 3000 साल पहले ही ट्रेस कर दिया गया था कि एग्जिस्टेंस में था, पर उसका जो ग्रोइंग यूज़ रिफ्लेक्टिंग था, जैसे कि अच्छे से और इम्प्रूव्ड आयरन टूल्स बनाकर यूज़ करना, तो लगभग 2500 साल पहले ही शुरू हो चुका था। अब किस किस तरह के आयरन टूल्स बने, फर्स्ट किस लिए बने थे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फसल को फार्मिंग के लिए वो यूज़ किए जाते थे। अब जो कुल्हाड़ी बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी? ताकि जंगलों को काट के साफ़ किया जा सके और उस ज़मीन पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जा सके। फिर वो लकड़ी के हल पहले यूज़ करते थे, फिर वो लकड़ी के हल से उसको रिप्लेस करके आयरन से ही हल बनाए गए, जिससे कि फार्मिंग और अच्छे से की जा सके और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सके, मतलब फसल और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। ठीक है। अब अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन वॉज इरीगेशन। इरीगेशन के थ्रू भी फसल को अच्छे से और बढ़ाया जाता। लाइक किंग्स एंड किंगडम्स नीडेड द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस टू एग्जिस्ट। अब जो किंगडम्स थे, जो राजा थे, उनको एक मतलब फ्लरिश, मतलब एक प्रॉस्पेरस एक गांव चाहिए होते थे कि जहाँ पर अच्छे से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी की जा रही हों, और वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए जैसे टूल्स भी चाहिए होंगे, तो वो टूल्स भी वहाँ पर बनाए जाएंगे, जिससे कि उन लोगों को भी एक ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट, हम कह सकते हैं, रोज़गार मिलेगा। फिर एक तरीका आया सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जिससे पहले से हम वो जो सैपलिंग्स होते हैं, वो सैपलिंग्स ही सीधा उनको मतलब कह सकते हैं ज़मीन में बोकर सीधा फार्मिंग स्टार्ट कर दी जाती थी। बीजों से स्टार्ट नहीं की जाती थी, सैपलिंग से स्टार्ट की जाती थी। ठीक है। फिर बाद में हमने इरिगेशन को देखा कि इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज्ड। इरिगेशन वर्क्स बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडिंग कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, मतलब नकली, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड लेक्स बनाए गए, कुएं बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए, जिससे खेतों में जितना उनको पानी चाहिए वो भरपूर पानी मिले और पानी की वेस्टेज भी कम हो, और जिससे खेती और अच्छे से और ज़्यादा हो सके। ठीक है। ये कुछ तरीके थे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, फसल को ज़्यादा करने के लिए और अच्छे से टूल्स को यूज़ करने के लिए आयरन का यूज़ यहाँ पर किया गया था। हु लिव्ड इन द विलेजेस। इसमें हम 3 तरह के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। सर्दर्न पार्ट में वेलालर, जिनको लार्ज लैंड ओनर्स कहा जाता था, जिनके पास ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से होते थे। फिर उनके नीचे जो काम करते थे वो थे ऑर्डनरी प्लोमैन, जिनको उजावर कहा जाता था। फिर आते थे नॉर्दर्न पार्ट में जो आप कह सकते हो जिनको विलेज हेडमैन या फिर ग्राम भोज का, मतलब जो कि आप कह लो लाइक जुडिशरी, एक जज की तरह काम करते थे, जो कि टैक्सेस भी लेंगे, जो स्लेव्स को हायर करेंगे और काम करने के लिए, वो टैक्स किन कामों में खर्च किया जाएगा वो, और जो भी आएगा पुलिस मैन, वो सब चीज़ें एज अ
करते थे, जज करते थे सारी चीज़ों को, कैसे कौन कितना काम करेगा, कितना पैसा मिलेगा, वो सब डिसीजंस वही लेते थे। फिर आते थे लैंडलेस लेबरर्स, जिन्हें कड़ाइसियर या अधिमय भी कहा जाता था। इनके अलावा होते थे इंडिपेंडेंट फार्मर्स, जिनको गृहपतिस भी कहा जाता था। ये स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे। और लास्ट में हम बात करेंगे क्राफ्ट पर्सन की, जैसे पॉटर्स, लोहार हो गए, कुम्हार हो गए, लकड़ी का काम करने वाले हो गए, वीवर्स हो गए। इन सब के बारे में हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपकी बुक में एक टॉपिक दिया गया है, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। जब भी आपसे इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आए, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, तो आंसर विल बी संगम लिटरेचर। अब ये संगम क्या है, संगम लिटरेचर क्यों नाम दिया गया? ये एक लगभग 2300 साल पहले इसको कंपोज किया गया था। इसको सम इसलिए बोला गया क्योंकि कई पोएट्स एक जगह पर आकर मिलते थे असेंबलीज में, और जिसको कहा जाता था संगम। वहाँ पे वो सब अपने अपने अकाउंट्स, अपने अपनी पोएम्स प्रेजेंट करते थे, और वो सब तमिल में होती थी। ठीक है, और ये पोएट्स कहाँ पर आते थे, कौन सी सिटी में? मदुराई में। तो इन सब पोएम्स का एक संग्रह बनाया गया, जिस बुक को नाम दिया गया संगम लिटरेचर। कॉइन्स, जैसे कि हमें पता है पहले बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था। जैसे किसी के पास बाजरे की खेती है, किसी के पास ज्वार की खेती है। ठीक है, अब जो सरप्लस होता था, जो एक्स्ट्रा होता था, वो बाजरा देकर ज्वार ले लेते थे और उनको ज्वार देकर बाजरा मिल जाता। मतलब यहाँ पे पैसा यूज़ नहीं किया गया, पर फिर भी बिजनेस किया गया, सेल भी किया गया, परचेज भी किया गया। तो इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। फिर मौर्यन एम्पायर के दौरान कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए, पंच मार्क्ड कॉइन्स। आपने उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, नहीं तो आप मेरी वीडियो एक बार देख सकते हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि कई तरह के पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले। पंच मार्क्ड कॉइन्स मीन्स जिन पे कोई सिंबल या स्टैम्प इंस्क्राइब्ड थी, धंसी हुई थी, निशान था। ठीक है, एक मेटल पर एक स्टैम्प बनाई जाती थी, जिसको मेटल को गर्म करके उस पर स्टैम्प को दबाकर एक निशान दे दिया जाता था। और ये सिक्के स्फिकल शेप, ठीक है, मतलब अंडाकार शेप के थे, रेक्टेंगल शेप के थे और स्क्वायर शेप के भी थे, सब मेटल के थे, और इनको कहा जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, जैसे किनके द्वारा हमें इन सिटीज़ के बारे में पता चला? स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। इसके अलावा हमें और भी कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, जैसे कि पॉट्स, कई स्कल्पचर्स मिले हमें। स्कल्पचर्स मतलब दीवारों पर, पिलर्स पर, रेलिंग्स पर, बिल्डिंग्स पर, गेट्स पर कुछ खुदी हुई चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आप साथ में एक पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, ऐसी आकृतियाँ मिली जिनसे हमें उनके खेती करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, उन सब के बारे में जानकारी मिली। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जटका स्टोरीज़ के बारे में। पहले जान लेते हैं जटका स्टोरीज़ हैं क्या। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, आप कह सकते हो मोटिवेशनल स्टोरीज़, जो हमें ज़िंदगी जीने का सही तरीका दिखाती हैं। ये आम लोगों के द्वारा लिखी जाती हैं और बुद्धिस्ट मॉन्क्स इनको प्रिजर्व करके, मतलब संभाल कर रखते हैं एज अ लिटरेरी सोर्स। अब सिटीज़ के बारे में और जानने के लिए हमें महाजनपद से जानने को मिला। अब जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, जनपद जो छोटी छोटी किंगडम्स होती हैं, जब कई जनपद मिलके एक बड़ा एरिया कवर करती हैं, उसे कहा जाता था महाजनपद। अब इनके द्वारा भी हमें सिटीज़ के बारे में कई एविडेंसेस मिले, कई प्रूफ्स मिले, कई सबूत मिले। ठीक है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम कह सकते हैं पॉट्स मिले, सिरेमिक रिंग्स, ठीक है, जो जैसे रिंग वेल्स की तरह दिखते थे। अब ये हर घर में, जितने भी टूटे फूटे वहाँ पे घर मिले, हर घर में इसके कुछ ना कुछ एविडेंसेस, सबूत मिले। तो माना जाता है या तो ये टॉयलेट की तरह यूज़ किए जाते थे घरों में, या फिर गार्बेज डंप्स की तरह, मतलब यहाँ पे कूड़ा फेंकने की जगह बनाई गई थी उसको। और कुछ खास एविडेंसेस पैलेस, मार्केट, किसी भी जगह के ऐसे नहीं मिले। उसका की रीज़न कहा जा रहा है या तो वो लकड़ी की बनी होंगी, या फिर मड ब्रिक या छपरे की। फिर आते हैं फॉरेन अकाउंट्स। अब इन फॉरेन अकाउंट्स का क्या मतलब है? कई फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री में रहे, हमारी कंट्री के बारे में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उसके बारे में उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिख कर दिया। ये होते हैं फॉरेन अकाउंट्स। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, एक पर्टिकुलर टाउन कई वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट माना जाता था। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मथुरा के बारे में। ये 2500 सालों से एक इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टेंस, एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट माना जाता है। ये एक मेन ट्रेडिंग सेंटर, एक रिलीजियस सेंटर,
सब चीज़ें, क्राफ्ट्समैन यहाँ पर मिलेंगे आपको यहाँ गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स, मार्केटिंग, इसमें यहाँ पे मार्केट बहुत स्ट्रांग मानी जाती है और ये होली प्लेस भी मानी जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ में क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है, एक तो यहाँ पे रोड्स जो हमारी कनेक्ट की जाती हैं वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट, एक तो ये रोड कनेक्ट की जाती है ट्रेडिंग के लिए, और दूसरी नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पर कई फार्मर्स और हर्डर्स हैं जो और भी सिटीज़ के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो हमारे उस सिटी में भी जो सामान है वो प्रोवाइड करवाते थे। अब यहाँ पे कई स्कल्पचर्स, मूर्तिकार भी मिलते हैं जिन्होंने कई कई अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पे हमें दी हैं। अब यहाँ पे कुशाना की सेकंड कैपिटल भी मानी जाती है मथुरा, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिलीजियस सेंटर क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कई धर्म लोग फॉलो करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, जैन, कृष्णा, इन सब की यहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है। ऐसे कई इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनसे ये सबूत मिलते हैं कि यहाँ पर कई तरह के क्राफ्ट्समैन रहते थे या अभी भी हैं वहाँ पे क्राफ्ट्समैन, और उनके आज भी आप देखेंगे कि वो आप होली प्लेस के नाम से ही जाना चाहते हैं। अगर मथुरा को बोले तो सब बोलते हैं होली प्लेस। वाई? बिकॉज इट इज़ अ रिलीजियस सेंटर ऑल्सो। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, यहाँ पे कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले जैसे कि मैंने आपको बताया, पर यहाँ पे हम कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, क्राफ्ट्स की, ठीक है। अब इसमें हमें मिला नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसे NBBW भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे फाउंड किया गया था, कहाँ पे मिला था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ कहा जा रहा है कि क्राफ्ट पर्सन जो थे वो यहाँ पे काफ़ी समय से एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें कई तरह से पता चलता है, कई तरह के उनके क्रिएटिव वर्क से, क्राफ्ट वर्क से हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं, इसके सबूत मिले हैं। इसके बाद जो हमें इनके एक क्रिएटिव होने का एक बताता है वो है जैसे कपड़े की इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुई जब, तो वो मेनली कहाँ पर हुई, इन वाराणसी इन नॉर्थ एंड मदुराई इन साउथ। अब कई मेन एंड वुमेन वर फॉर्म्ड एन एसोसिएशन, कई आदमी और औरतों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई जिसको नाम दिया गया श्रेणी। अब जैसे हम पहले बात करें श्रेणीज और ऑफ क्राफ्ट की, अब इसमें वो लोग आएंगे जो सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे काम करना है और उनसे वो फिनिश प्रोडक्ट्स बनवाएंगे। फिर आते हैं श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स। अब ये जो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट होते हैं, जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट बन चुका है, उसको कैसे बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, उसके बारे में काम करते हैं। फिर आते हैं श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज अ बैंक। अब जो रिच मैन एंड वुमेन होते थे वो इस में पैसा इन्वेस्ट करते थे। अब जितना पैसा उस बिजनेस में लगना है वो यूज़ करते थे प्रोडक्शन के लिए, और जो पैसा बच जाता था उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में डोनेट कर देते थे। अ क्लोजर लुक ऑफ अरिकामेडू। अरिकामेडू एक तो पुडुचेरी में है, दूसरा ये कोस्टल सेटलमेंट है, मतलब आप लगा लीजिए बे ऑफ बंगाल, उनकी बाउंड्री लाइन, कोस्टल लाइन को टच करता हुआ पुडुचेरी में ये एक जगह है। अब ये एक वेयर हाउस की तरह एक्ट करता था। अब यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर्ड ब्रिक स्ट्रक्चर था जिसमें कई तरह के एविडेंसेस मिले, जैसे एक तरह का था एम्फोरे, लाइक जो डबल हैंडल्ड जार्स होते थे जिसमें लिक्विड्स मिले, जिन्हें माना जाता है कि या तो वो वाइन होगी या ऑयल। यहाँ पर मिले रेड ग्लेज्ड पॉटरी जिसे नाम दिया गया एरिटाइन वेयर, विच वॉज नेम्ड आफ्टर सिटी इन इटली। ये एक इटली के नाम पर एक ये वेयर को नाम दिया गया था, पॉटरी को नाम दिया गया था। फिर यहाँ पर कई ऐसी स्टैम्प्स मिली, कई ऐसे पंचमार्क कॉइन्स मिले, कई ऐसी चीज़ें मिली जो ये बताती हैं कि रोमन्स के साथ ट्रेड था। अब जैसे वहाँ पर कई ऐसे स्मॉल टैंक्स मिले जिसमें माना जाता है कि वो लोग कपड़े डाई करने के लिए उनको यूज़ करते थे। कई वहाँ पर बीड्स मिले, सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिले, जो ये बताते हैं कि उनका रोमन्स के साथ ट्रेडिंग चलता था। एल्सवेयर, अब हम पढ़ेंगे यूरोप की कुछ ओल्डेस्ट सिटीज़ के बारे में जो हमें बताएंगे कि रोम वॉज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट एम्पायर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑगस्टस जो था वो एक इम्पॉर्टेंट एम्परर था रोम का। अब उसने बताया कि रोम सिटी को उसने फाउंड किया था, उसने ढूंढा था। अब ये सिटी ऑफ ब्रिक माना जाता था, फिर इसने उसको बदलकर सिटी ऑफ मार्बल बनाया। यहाँ पे उसने जो उसके बाद जो कई रूलर्स हुए उन्होंने वहाँ पे कई टेम्पल्स बनाए, पैलेसेस बनाए, ह्यूज बिल्डिंग्स बनाई, एम्फी थिएटर्स बनाए। जैसे कि खुला एरिया होता था
जिसमें टायर ऑफ सीट्स लगी होती थी, जहाँ लोग आते थे, अलग अलग तरह के शोज़ देखते थे। वहाँ पे पब्लिक बाथ बनाए जिसमें मेन और विमेन के लिए अलग अलग टाइमिंग्स रखे। वहाँ पे पीपल आपस में लोग मिलते थे और रिलैक्स होते थे। इसके अलावा वहाँ पे बने ह्यूज एक्वीडक्ट्स, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, ये होते थे ह्यूज एक्वीडक्ट्स। चैनल टू सप्लाई वाटर, ये क्या होते थे, वो बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी फॉर द बाथ फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स, इनके लिए एक्वीडक्ट्स बनाए जाते थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।